पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको पीएल अकाउंट के बारे में बताया था ना। उसके पहले मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था। इसके पहले मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया था। लेकिन आज की क्लास में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या है? बैलेंस शीट बताना। तो देखिए मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है जो 31 मार्च को बनाया जाता है, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट भी आपका स्टेटमेंट होता है जो 31 मार्च को ही बनाया जाता है। और पीएल अकाउंट भी आपको बनाया जाता है कब? 31 मार्च को ही बनाया जाता है। लेकिन आज की क्लास में जो आपको बैलेंस शीट के बारे में समझना है, तो बैलेंस शीट भी आपको बनाया जाता है 31 मार्च को ही बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे कि ट्रायल बैलेंस के माध्यम से मैंने आपको बनाना बताया था क्या? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस भी एक प्रकार का स्टेटमेंट था जिसमें मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस को अलग अलग कैप्चर करवा के और लास्ट में मैंने अमाउंट मेंशन करवाया था, तो लास्ट में अमाउंट हमारा बराबर आया था, इक्वल आया था। और ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बताया था, यही बताया था ना। लेकिन पीएल अकाउंट में मैंने क्या बताया था? नेट लॉस और नेट प्रॉफिट के बारे में मैंने बताया था। और आज की क्लास में जो बैलेंस शीट के बारे में समझना है, तो बैलेंस शीट में ये आपको जानना है कि जैसे कि अगर आपने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो कितना कैपिटल आपने लगाया था, कितना कैपिटल आपने लगाया था, कितना खर्चा हुआ, कितना शेष बचा हुआ, इसकी जानकारी किसमें मिलेगी? बैलेंस शीट में मिलेगी। आप अपने बिजनेस में क्या क्या एसेट्स आपने रखा था, कौन कौन से आपके बिजनेस की लायबिलिटी थी, कौन कौन से आपके बिजनेस का कर्ज था, उसको हम डिफाइन करेंगे किसमें? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट होता है जिसको 31 मार्च को ही बनाया जाता है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि द बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। और कह रहा है कि समरी द एसेट्स, जो एसेट्स की समरी और लायबिलिटी की समरी, यानी कि हमारे बिजनेस की लायबिलिटी की समरी और एसेट्स की समरी को क्या करता है? बताता है। कौन? बैलेंस शीट। और फिर कह रहा है कि द एक्सेस एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज द वर्थ ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं, चाहे जो भी लायबिलिटी होते हैं, उसी को हम बैलेंस शीट में आसानी तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। मतलब इसमें मात्र दो अकाउंट आपके बनेंगे, एक आपके लायबिलिटी का अकाउंट और एक आपका एसेट्स का अकाउंट। लायबिलिटी का अमाउंट हम लेफ्ट में रखेंगे और एसेट्स का अमाउंट हम राइट में रखेंगे। समझ में आ रहा है ना? और लायबिलिटी वाला अमाउंट एक बार आप जोड़ लीजिए और एसेट्स वाला अमाउंट आप जोड़ लीजिए। और दोनों अमाउंट जोड़ने के बाद अगर आपका बैलेंस इक्वल आता है तो आपका बैलेंस क्या है? बैलेंस शीट आपका सही है। यानी कि जितना आपका लायबिलिटी का पैसा उतना ही आपका एसेट्स का भी पैसा आना चाहिए। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में कि एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने पढ़ाया था, याद है? यानी कि जो हमारा एसेट्स होता है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल की क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि हमारे बिजनेस में लायबिलिटी क्या है और हमारे बिजनेस में कैपिटल क्या है, ये दोनों के बराबर आपका क्या होता है? एसेट्स होता है। तो इसमें दोनों के बारे में जिक्र किया जाएगा। लेफ्ट साइड में आपका लायबिलिटी वाला पैसा होगा और राइट साइड में आपका एसेट्स वाला पैसा होगा। अगर दोनों बैलेंस अगर जोड़ने के बाद अगर दोनों बैलेंस लास्ट में अगर हमारा इक्वल आ जाता है तो हम इस आधार पे बोलेंगे कि हमारा बैलेंस शीट क्या है? सही है। अदरवाइज हमारा बैलेंस शीट गलत है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए लायबिलिटी की भी बात करें तो उसमें कैपिटल आएगा, ड्राइंग आएगा, आपका लेस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? या फिर आपका बैंक से लोन आएगा, लोन लायबिलिटी आएगी। और एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स आएगा, फिक्स एसेट्स आएगा। तभी तो हम लिखेंगे। तो इसमें आपको छांट छांट करके आपके जो भी ट्रांजेक्शन में आपके जो एसेट्स होंगे, एसेट्स को राइट साइड में लिखेंगे और जो लायबिलिटी होगा लायबिलिटी को लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कैसे बनाएंगे तो ये पढ़ लीजिएगा, सब इसके बारे में आपका दिया हुआ है कि लायबिलिटी में मतलब कि बैलेंस शीट क्या होता है आपका, लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, ये सब हम आपको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। कि लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज, बैंक से लिया गया लोन एक प्रकार की लायबिलिटी है। अपने क्रेडिटर से खरीदा गया उधार सामान वो भी आपका लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो भी आपका क्या है? लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी आपका लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन भी आपका लायबिलिटी है, लायबिलिटी है।
तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे, तो इसका एक पोर्टफोलियो बना के दिया गया है, इसका एक प्रोफार्मा बना करके दिया गया है, इसका एक फॉर्मेट बना के दिया है, ताकि आप आसानी तरीके से ये समझ सकें कि बैलेंस शीट को हम कैसे बनाते हैं। देखिए ये जो प्रोफार्मा आपका दिया है, जब भी बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो फॉर्मेट हमारा यही रहेगा। सबसे पहले तो ऊपर हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 दिया तो 2020 रखेंगे। अगर हमको इस फाइनेंशियल ईयर का बनाना हो तो क्या लिखेंगे, 2025 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2025। क्योंकि मैंने आपको बताया है स्टेटमेंट हमेशा बनता है फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग डेट। जिस डेट को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, खत्म होता है, उसी डेट को हम फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम अपना क्या करते हैं, स्टेटमेंट तैयार करते हैं। चाहे वो आपका ट्रायल बैलेंस हो, चाहे आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे वो आपका पीएल अकाउंट हो, चाहे वो आपका बैलेंस शीट हो, हमेशा किस डेट को बनाएंगे, 31 मार्च को ही बनाएंगे। अब देखिए ये प्रोफार्मा आपका क्या दिया हुआ, इसमें 6 को कॉलम बनेगा। कितना कॉलम, 6 कॉलम बनेगा। किसमें, बैलेंस शीट में। एक में आपका लायबिलिटी होगा, और फिर आपका अमाउंट हो जाएगा, और फिर अमाउंट हो जाएगा। फिर इसके बाद से एसेट्स होगा, फिर आपका अमाउंट होगा, और फिर आपका अमाउंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि लायबिलिटी का भी 2 अमाउंट और एसेट्स का भी 2 अमाउंट। तो 3 और 3 6 कॉलम आपको दिख रहा है ना। अब देखिए जितने लायबिलिटी का पैसा आएगा, लायबिलिटी को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जितना एसेट्स का पैसा आएगा, एसेट्स को हम राइट साइड में रखेंगे। और दोनों कैलकुलेशन करने के बाद दोनों हम जोड़ेंगे। अगर दोनों बैलेंस हमारा इक्वल आ गया तो हमारा बैलेंस शीट सही है। जैसे कि मान के चलिए हमारा लेफ्ट साइड में बैलेंस आ गया 70 रुपये, और राइट साइड में बैलेंस हमारा आ गया 50 रुपये, तो क्या हमारा बैलेंस शीट सही है, गलत है। क्योंकि इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि एसेट्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि कैपिटल और लायबिलिटी को अगर हम जोड़ेंगे तो बराबर किसके होगा, एसेट्स के होगा। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमारा जितना लायबिलिटी का पैसा है उतना ही हमारा एसेट्स का भी पैसा होना चाहिए। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले ऑप्शन आपका दिया है कैपिटल। कैपिटल अगर हम अपनी बिजनेस में लगाते हैं तो उसको क्रेडिट बोला जाता है कि डेबिट बोला जाता है, क्रेडिट बोला जाता है। क्योंकि कैपिटल को हम क्रेडिट बोलते हैं क्योंकि उसका नेचर गिवर का होता है, एक प्रकार का लायबिलिटी होता है। अब चलिए अगर हमने अपनी बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो कैपिटल लिख करके उसका अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। समझ में आ रहा है ना। और वैसे ही अगर लेस ड्राइंग के बारे में बात करें तो लेस ड्राइंग का मतलब ये होता है कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पर्सनल खर्चा जो होता है व्यापार के मालिक। तो अब बताइए, मैंने इसके पहले भी बताया कि ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है। तो ये पैसा, अगर ये ड्राइंग मान के चले कि ये पैसा अगर 10 रुपया है तो ये कैपिटल में से माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ही अगर हमारे बिजनेस में लॉस होता है, लॉस का मतलब हानि होता है, तो किसमें से पैसा लॉस होगा, कैपिटल में से ही लॉस होगा। तो ये भी पैसा हमारा क्या होगा, माइनस होगा। किसमें से, कैपिटल में से। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे एड नेट प्रॉफिट, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वाला पैसा इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। प्रॉफिट वाला पैसा जुड़ेगा। आप इतना समझिए कि अगर यहाँ पे लेस लिखा हुआ है तो लेस का मतलब आप ये समझिए कि आपको कैपिटल में से घटाना। अगर प्रॉफिट नेट अगर ऐड लिखा हुआ है, ऐड, तो ऐड का मतलब ये समझिए कि उतना पैसा आपको जोड़ना है। और सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका टोटल यहाँ पे पैसा क्या आया, वो पैसा आपको यहाँ पे आपको दे देना है। वो पैसा आपको जोड़ घटा करके यहाँ पे आपको दे देना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, मान के चलिए आपने 10 रुपया कैपिटल लगाया। क्या रुपया, एक छोटा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। 10 रुपया आपने कैपिटल लगाया और बिजनेस का मालिक इसमें से 1 रुपया खर्चा कर दिया, तो कैपिटल क्या रुपया बचा, 9 रुपया बचा। अब 9 रुपये में से भी मान के चले कि आपके बिजनेस में 3 रुपए का लॉस हो गया, तो क्या रुपया बचा, 6 रुपया। अब लॉस करने के बाद अब मान के चले कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो गया 5 रुपया। अरे ये तो मैंने कैपिटल लगाया है ना, तो उसके बाद अगर हम अपने बिजनेस में रखेंगे तो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। सामान बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। जो शेष बचा रहेगा तो अपना बिजनेस करेंगे तो उससे प्रॉफिट नहीं होगा हमको।
कैलकुलेशन अभी आप नहीं समझ पाए। 10 रुपया मैंने कैपिटल लगाया है, 10 रुपया क्या है, इन्वेस्टमेंट किया आपने पैसे। तो 1 रुपया हमारी बिजनेस के मालिक क्या कर दिए, खर्चा कर दिए, और 3 रुपया हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, तो शेष कितना बचा कैपिटल, 6 रुपया। तो 6 रुपया के बाद भी तो और लगाएंगे, या 6 रुपया से कमाएंगे भी तो मान के चलिए कि 6 रुपया से मैंने कमाया तो 5 हमको प्रॉफिट हो गया, 5 रुपया और मैंने कमा लिया, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा। हाँ हाँ, ये बैलेंस शीट हम बनाते हैं। अभी मैंने बताया है कि बैलेंस शीट का प्रयोग हम करते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स बचा हुआ है, कितना लायबिलिटी बचा हुआ है, इसकी निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब बताइए, 5 रुपया तो हमारा बचा ही था, क्या रुपया बचा था, 6 रुपया बचा था। आपको देखिए 10 रुपया मैंने लगाया था कैपिटल, और 4 रुपया मैंने खर्चा कर दिया, तो शेष पैसा क्या रुपया बचा है, क्या रुपया बचा है, 6 रुपया बचा है। अब मान के चलिए कि इसी 6 रुपये से मैंने कमाया तो 5 रुपया और हमको प्रॉफिट हो गया, तो ये पैसा हमारा कैपिटल में जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा। तो टोटल बैलेंस आपका कितना आ गया, तो यही आपको ये 11 इसमें फाइनल अमाउंट में देना है। क्या लिखा हुआ है कि कैपिटल प्रोप्राइटर फंड, ये पूरा जोड़ घटाने के बाद आपको 11 रुपया आपको इसी में टाइप करना है। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला जो पॉइंट आपका दिया है, इसमें अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये कह रहा है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब आपके बिजनेस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म लोन आ गया, मान के चलिए कि आपने लंबे समय तक लोन ले रखा है, क्या रुपया, वो बैलेंस आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, ये भी आपका बैंक का लोन है, तो इसको भी आप यहाँ पे मेंटेन कर दीजिए। अब ऐसे ही करंट लायबिलिटीज में हम बात करें तो मान के चलिए कि इनकम रिसीव इन एडवांस, ये भी आपका क्या है, लायबिलिटी का पैसा, इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस, ये भी आप इसको मेंशन कर दीजिए। और सन्ड्री क्रेडिटर, आपने अपने सप्लायर से माल कितने रुपए का उधार आपने खरीदा, तो भी तो लायबिलिटी है, उसका भी पैसा आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे बिल पेबल, बिल पेबल का मतलब जो बिल हमको चुकाना है वो भी तो कर्ज है, इसको भी पैसे को आप यहाँ पे मेंशन करिए। और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी, इसको भी मेंशन कर दीजिए। और शॉर्ट टर्म लोन, ये भी इसको भी आप मेंशन कर दीजिए। जो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जो बैंक में मतलब कि जो लोन हमने लिया हुआ है, जो उसका ओवरड्राफ्ट हमारा बना हुआ है कि 2 रुपया 4 रुपया आपको महीना देना है, या 4,000 रुपया आपको पर महीना ओवरड्राफ्ट के तौर पे जमा करना है, वो लोन का पैसा होता है। जैसे कि बैंक से अगर आप लेंगे, अगर 2 लाख आपने लोन ले लिया, तो क्या 2 लाख आपको एक ही बार पेड करना है, उसका इंस्टॉलमेंट बैंक वाला बना देता है, उस इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करना होता है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। छोटे छोटे पैसे जो आप जमा कर रहे हैं जाकर के अपना लोन वाला पैसा, उसी को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब ये हुआ कि हमारे कैपिटल पे जो ब्याज मिला हुआ है, जो हमारा इंटरेस्ट मिला हुआ है, जो हमको मूलधन है, मतलब कि जो हमको लाभ मिला हुआ, उस पैसे को हम जोड़ते हैं। हाँ, आप क्लियर हुआ। तो ये पैसे को यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना। अब इन्हीं पैसे को केवल आपको जोड़ना है, अब ये नहीं कि इसको भी मिला दीजिएगा, ये तो कैलकुलेशन साइड में हो ही गया, केवल हमको इन्हीं पैसों से लेना देना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पीएल अकाउंट में, या मान के चलिए कि आपको ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया था, या ट्रेडिंग अकाउंट में भी मैंने बताया था कि परचेज अगर 10 रुपए का मैंने किया और परचेज टर्न में मैंने 5 रुपए का किया, तो 10 में से 5 घटाने के बाद तभी तो 5 यहाँ पे लिखते थे। सेम वही ट्रांजेक्शन यहाँ पर भी आपको करना, मतलब कि ये कैलकुलेशन पहले आपको कर लेना है, और इसका घटाना के बाद जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए 2 अमाउंट का कॉलम आपका दिया है, नहीं तो चाहते तो एक ही नहीं दे देता। 2 अमाउंट देने का क्या मतलब, पहले इस कैलकुलेशन को करिए, तब इसका फाइनल अमाउंट आपको इसको भरना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आवाज नहीं आ रहा। अब चलिए, इसके बाद से आपका एसेट्स आपका दिया हुआ, आपके बिजनेस में एसेट्स होगा, मान के चलिए कि करंट एसेट्स हो गया और फिक्स एसेट्स हो गया, उस पूरे एसेट्स का नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिए। जैसे गुडविल आपका एसेट्स है, पैटेंट्स आपका एसेट्स है, कॉपीराइट आपका एसेट्स है, लैंड बिल्डिंग एसेट्स है, प्लांट मशीनरी एसेट्स है, मोटर व्हीकल एसेट्स है, फर्नीचर फिक्सर एसेट्स है, और ये लॉस टूल्स आपका क्या है, ये सब एसेट्स है। ये कौन सा एसेट्स है, कौन सा एसेट्स है, एक जगह फिक्स वाला लिख लीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब एक जगह आप इसको जोड़ दीजिए, और सब जोड़ने के बाद ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फॉर्मेट समझने में कोई दिक्कत किसी को, बोलिए।
फॉर्मेट समझने में कोई दिक्कत है? बस इसमें यही कैलकुलेशन आपको ध्यान देना, अगर ये नहीं समझ में आया तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्या चीज? क्या नाम? एसेट्स के बारे में नहीं पता है? अरे ये सब एक प्रकार का एसेट्स लिया हुआ, जैसे गुडविल एक प्रकार का एसेट्स है, ये एसेट्स का नाम दिया हुआ। वो आपके फिक्स एसेट्स में गुडविल एक एसेट्स आता है, जिसको हम फिक्स एसेट्स के नाम से जानते हैं। ये सब हमारे एसेट्स का नाम दिया हुआ। आप इतना समझिए, करंट और फिक्स दो ऑप्शन आपको समझना है। करंट में इतना सारा ऑप्शन आपका दिया है, देखिए सब करंट एसेट्स में दिया है। वही पूछ रहे हैं, मतलब जो करंट एसेट्स में आता है वो अरे गुडविल का मतलब जो हमारे सामान वगैरह आते हैं, जो हमारे बिजनेस में जो सामान वगैरह रहते हैं, जो लंबे समय से हमारे बिजनेस में जो सामान है। पैटर्न्स का मतलब जैसे कि मान के चलिए कि और भी आपने कुछ अपने बिजनेस में कुछ जो भी आपने पैटर्न्स के टाइप में आपने रखा हुआ। और कॉपीराइट्स का मतलब जैसे कि किसी गुड्स का नकल कोई दूसरी कंपनी भी करके बनाती है, वो भी एक प्रकार का आपका एसेट्स होता है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने खूब अच्छा फर्नीचर बनाया, उस फर्नीचर का नकल कोई दूसरी कंपनी भी करके उसका बना सकती है, तो उसको कॉपीराइट बोलते हैं, वो भी हमारा फिक्स एसेट्स में आता है। इसके बाद से आपका लैंड एंड बिल्डिंग पता ही है, प्लांट एंड मशीनरी पता ही है, मोटर व्हीकल्स जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं। इसके बाद से क्या लिखा है? फर्नीचर लिखा हुआ है, लॉस टूल्स लिखा हुआ है, और भी जो हमारे बिजनेस में जो टूल्स होते हैं जिसको एसेट्स बोलते हैं, ये सब हमारे बिजनेस के फिक्स एसेट्स होते हैं। अब क्या नहीं समझ में आया? इसमें क्या दिया है? करंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया है, जैसे कि शॉर्ट टर्म में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, इसके साथ साथ आउट स्टैंडिंग इनकम, जो आउट स्टैंडिंग इनकम हो रही है, मतलब एक प्रकार का वो भी हमारा क्या है? क्या है हमारा? कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स है। इसी के साथ साथ प्रीपेड एक्सपेंस आपका है, क्लोजिंग स्टॉक है, फाइनेंशियल ईयर के अंत में बचा हुआ शेष स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। सन्ड्री डेबिटर है, मैंने बताया था कि कस्टमर आपका सन्ड्री डेबिटर जो होता है कस्टमर, वो आपका करंट में आता है, क्योंकि आज आपके दुकान से सामान खरीदेगा, पता नहीं कल आपकी दुकान पे आएगा कि नहीं आएगा, वो हमारा अस्थायी होता है। ऐसे ही बिल रिसीवल, जैसे बिल से पैसा किसी से रिसीव करना है, कैश एट बैंक होगा, कैश इन हैंड हो गया, ये सब हमारे आते हैं करंट एसेट्स। आप क्लियर हुआ? आप कोई डाउट, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, इसके बाद से यहाँ पे अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अब इसी के आधार पे आपका ट्रांजेक्शन दिया। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ट्रांजेक्शन भी नहीं समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसी को हम एक्सेल पे बनाएंगे ताकि आपको ये आइडिया मिल सके कि कैसे हमको बनाना होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका दे रखा है, कह रहा है कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट है, यानी 31 मार्च 2021 फ्रॉम द बिलो गिवन पार्टिकुलर्स, मतलब ये जो बैलेंस शीट आपका प्रिपेयर करने के लिए दिया है, इसी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको एक बैलेंस शीट तैयार करना है। इसमें सब मिला करके दिया। देखिए कैपिटल क्या होगा? कैपिटल क्या होगा बिजनेस का? अभी मैंने बताया कि दो चीज आपको पहचानना, एक बिजनेस में आपका लायबिलिटी समझना है और एक बिजनेस में आपका एसेट समझना है। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन किस बात की है? देखिए ये कैपिटल भी आपका लायबिलिटीज है, प्राइम भी आपका लायबिलिटीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लायबिलिटीज है। मतलब ये आप ये समझिए कि जो आपके बिजनेस में लायबिलिटीज है उसको आप लेफ्ट में रखिए, उसका अमाउंट सामने लिख दीजिए, और जो आपके बिजनेस में क्या है, एसेट्स है, उसको राइट में लिखिए, उसका एसेट्स का नाम लिखिए और उसका अमाउंट वहां पे मेंशन कर दीजिए। बस बस ये लॉस लिखा हुआ है तो लॉस का मतलब माइनस होगा, क्या किसमें से? कैपिटल में से माइनस होगा। तो देखिए जैसे कि इसी के आधार पे यहाँ पे बनाया गया 1,70,500 अमाउंट इसमें आया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1,70,500 अमाउंट आया होगा। इसके नीचे वाले ट्रांजेक्शन में कितना आया है? 1,70,500 रुपये आया है। पर यही बैलेंस आपको समझना है कि ये बैलेंस 1,70,500 आया कैसे। तो देखिए इसमें सबसे पहले कैपिटल लिखा है, हमने अपनी बिजनेस में कैपिटल क्या रुपया लगाया? 1,20,000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ आपको।
1,20,000 रुपया अपने बिजनेस में आपने कैपिटल लगाया। इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है लेस ड्राइंग, कि मतलब क्या है कि आपके बिजनेस से इतना रुपया क्या हुआ, खर्च हुआ। क्या हुआ, खर्च हुआ। तो अब बताइए, अगर 1,20,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1,14,000। और पुनः लॉस हो गया आपका 14,200 रुपये। तो अब बताइए, 1,14,000 बचा था और 14,200 फिर लॉस हो गया, तो कितना बचा, 99,800 बचा आपका पैसा। ये कैलकुलेशन खुद से करके देखेंगे तब समझ में आएगा। अब 99,800 जो बैलेंस आपका बचा है, ये कह रहा है कि ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल गया क्या रुपया, 7,200 रुपया। तो ये पैसा माइनस होगा कि प्लस होगा, ऐड होगा, क्योंकि इसके सामने ऐड लिखा गया है। तो वही मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 1,20,000 रुपया मैंने कैपिटल लगाया। एक बार ध्यान से समझिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको दिखा दे रहा ताकि आपको दिक्कत नहीं। 1,20,000 रुपया हम अपने बिजनेस में क्या लगाए, कैपिटल लगा। अब यहाँ पे हमारा ड्राइंग आ गया कितने रुपए का, 6,000 रुपये का ड्राइंग आ गया। अब यहाँ पे और भी हमारा खर्चा आ गया, हमारे बिजनेस में लॉस हो गया 14,200 रुपये का। तो अब बताइए, 14 और 6 20, 20,200 पैसा माइनस होगा ना, बोलिए। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो इक्वल करिए, और यहाँ पे 1,20,000 और माइनस 20,200, यही तो पैसा है। अरे 14,000 ये है और 6,000 ये है, 14 6 20 और 200 और भी दिया हुआ है, 20,200। कितना पैसा है, 99,800। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए, आपके बिजनेस में कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिला हुआ है, 7,200। आप इसको मेंशन कर दीजिए। अब 7,200 ये 99,800 में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि ये ऐड लिखा हुआ। तो अब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करिए, यहाँ पे 99,800 और प्लस करेंगे कितना, 7,200, इंटर करेंगे तो कितना है, कोई दिक्कत। वही बैलेंस यहाँ पे 1,70,000 1,07,000 मेंशन किया गया। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, पीछे आवाज नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ पे नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मान के चलिए, मैंने अपनी बिजनेस में पूंजी लगाया कितना रुपया, 1,20,000 रुपया, और बिजनेस का मालिक मान के चलिए कि 6,000 रुपया इसमें से निकाल लिया। तो मैंने लिखवाया, इसके पहले भी पढ़ाया है कि ड्राइंग मालिक की पूंजी को घटाता है, चाहे वो अपनी ड्राइंग के तौर पे अपना सामान निकाले या ड्राइंग के तौर पे वो कैश निकाले। तो अब बताइए, मान के चलिए कि अगर ये बिजनेस से अपना 6,000 रुपया निकालेगा, तो इसका ये पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो 6,000 रुपया ये घट गया, तो शेष कितना पैसा बचा, यहाँ पे इन कैलकुलेशन करिए, इक्वल करिए, और यहाँ पे लिखिएगा 1,20,000 और माइनस कितना करना है, 6,000 रुपया। ऐसे क्वेश्चन बन सकती है कि सर माइनस क्यों हो रहा है, तो ये पैसा इसमें से निकाला जा रहा है, क्योंकि ड्राइंग का मतलब होता है कि व्यापार के मालिक के द्वारा व्यापार में किया जाने वाला निजी खर्च। एंटर करिए, कितना पैसा आया, 1,14,000 प्लस यहाँ पे 14,200 बिजनेस में लॉस हो गया। अरे पीएल अकाउंट पढ़ेंगे ना, पीएल अकाउंट मैंने पढ़ाया था, उसमें आपके बिजनेस में नेट लॉस कितने रुपए का आ गया, 14,200 रुपए का आ गया। अब बताइए, अगर 14,200 रुपए का अगर लॉस आ गया, तो ये भी पैसा माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। तो 1,14,000 पहले था ही, 1,14,000 पहले था ही, अब माइनस करेंगे कितना पैसा, अब कितना आ गया, इसमें इक्वल टू मैंने नहीं लगाया था, कितना पैसा आ गया, 99,800। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए, अब बिजनेस में जैसे 99,800 पैसा बचा था, तो 7,200 रुपया और हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट मिल गया हमारे किस पे, कैपिटल पे, ब्याज मिल गया हमारे कैपिटल पे। तब टोटल कितना हो गया, तो 99,800 पहले से था ही, 7,200 हमारे ब्याज मिल रहा है, हमारे ब्याज मिल रहा है, कैपिटल पे इंक्रीज इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, वो लाभ हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि मान के चलिए हमने कैपिटल तो लगा दिया,
शेष मैंने माइनस कर दिया, घटाने के बाद शेष अमाउंट हमारे पास आ गया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, ये इंटरेस्ट एक प्रकार की हमारी प्रॉफिट हो रही है, लाभ हो रहा है। तो ये लाभ वाला पैसा कैपिटल में जुड़ेगा ना। अरे जो दिया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप कुछ भी अमाउंट लेकर के बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो दिया है उसके बारे में आप समझिए। हाँ, जो बुक में दिया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको ट्रांजेक्शन करना ही करना। तो अब देखिए 99,800 रुपया हमारा कैपिटल बचा हुआ था और 7200 रुपया और हमको प्रॉफिट हो गया। तो ये पैसा हमारा क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। तब अगर आप यहाँ पे प्लस करेंगे 7,200, तो ये अमाउंट आपका आ गया कितना? 1,07,000। वही तो 1,07,000 आया था। कोई दिक्कत? अब बोलिए कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं। अब चलिए, अब दिया है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब खोजते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या दिया हुआ। इस ट्रांजेक्शन में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपका दिया है कितना? दिया है 20,000 और 15,000। अरे 20,000 आपका लॉन्ग टर्म लोन है और 15,000 आपका डिपॉजिट है, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 35,000। वही पैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, उसके बाद से दे रहा है कि करंट लाइबिलिटी और बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी और सन्ड्री क्रेडिटर, ये तीनों बैलेंस। अब चलिए यहाँ पे हम आते हैं। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है और सन्ड्री क्रेडिटर, कितना पैसा हुआ? यही अमाउंट यहाँ पे लिखा है। कोई दिक्कत समझने में? बोलिए, लेफ्ट में कोई दिक्कत है? अब चलते हैं हम राइट साइड में। अब राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो गुडविल हमारे बिजनेस का फिक्स एसेट्स है, इसका अमाउंट कितना लिखा हुआ है? 7,000 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 7,000 मेंशन कर दिया। पैटर्न्स एंड ट्रेडमार्क कितना दिया है? ये भी आपका दिया है 6,500। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है 6,500। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका दिया है 32,000। इसमें भी मैंने कितना लिखा हुआ है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखा हुआ है? 16,500। इसमें भी आपका 16,500। अब यहाँ पे सब जोड़ करके कितना हुआ है? 62,000। अब इसमें भी सब जोड़ के देखिए कैसे आएगा, एक बार हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं। इक्वल करिए और यहाँ पे सम लिखिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अब इस पूरे अमाउंट को आप जोड़ करके एंटर कर लीजिए, कितना आ गया? सही है कि गलत है? अब चलिए, अब ये भी हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये भी कितना दिया है? कितना दिया है? अब इसमें चेक करिए कितना दिया है? कितना दिया है? 10,000। अब चलिए, तो ये तो फाइनल हो गया फिक्स एसेट वाला। अब हम चलते हैं करेंट एसेट्स में। अब करेंट एसेट्स में कमीशन एक्यूड कितना लिखा है? अब इसमें कितना लिखा है? सही है। अब देखिए डिपॉजिट, डिपॉजिट कितना लिखा है? 10,500 डेबिट में है, तो इसमें भी मैंने लिखा हुआ है 10,500। और प्रीपेड रेंट कितना, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना लिखा हुआ है? 750 रुपया। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 750 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक आपका 21,000 लिखा हुआ है। अब इसमें भी आप चेक करेंगे तो 21,000 इसमें भी पाएंगे। अब सन्ड्री डेबिटर कितना लिखा हुआ है? 24,000। अब इसमें देखिए सन्ड्री डेबिटर कितना लिखा हुआ, कितना है? 24,000। अब चलिए बिल रिसीवर कितना लिखा हुआ है? 18,000। इसमें चेक करिए कितना लिखा हुआ? 18। इसके बाद से चलिए, अब यहाँ पे कैश एट बैंक कितना लिखा हुआ? 15,300। इसमें चेक करिए, सही है। अब कैश इन हैंड कितना लिखा हुआ? 8,700। इसमें भी कितना लिखा हुआ है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, अब इस बैलेंस को हम जोड़ लेते हैं। इक्वल सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इस वाले पूरे बैलेंस को आप जोड़ लीजिए, इंटर करेंगे तो कितना आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा बैलेंस शीट सही है या बैलेंस शीट गलत है? तो देखिए, इस दोनों अमाउंट को हम जोड़ेंगे, ये अमाउंट अलग जोड़ाएगा और ये अमाउंट अलग जोड़ाएगा। अगर दोनों अमाउंट हमारा इक्वल आ जाएगा तो बैलेंस शीट हमारा सही है, और दोनों इक्वल आएगा तो नहीं आएगा तो बैलेंस शीट हमारा क्या है? गलत है। तो इसको जोड़ने के लिए इक्वल करिए और सम करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब इसमें कौन सा अमाउंट आपको लेना है? जो कैलकुलेशन हो चुका है यही हमको लेना है। अब ये नहीं कि इसको जाके सिलेक्शन करिएगा,
तो अमाउंट वैसे भी नहीं आएगा। इंटर करिए, कितना आया, कितना आया, 1,70,500 आपके लेफ्ट साइड में आया। आप बोल सकते हैं कि लाइबिलिटी साइड में 1,70,500 आया है, तो राइट साइड में भी कितना आना चाहिए, इक्वल करिए, सम करिए, ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पे तीनों अमाउंट को आप जोड़ लीजिए। अब एंटर करिए तो अमाउंट कितना आ गया आपका, दोनों अमाउंट इक्वल है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट सही। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है, बस आपको यही चीज ध्यान देना है। अगर आपका करंट एसेट्स है तो राइट साइड में, अगर आपकी लायबिलिटी है तो लेफ्ट साइड में, और दोनों बैलेंस को इक्वल करने के बाद अगर दोनों बैलेंस हमारा इक्वल आता है तो बैलेंस शीट हमारा सही है, अदरवाइज गलत बन जाएगा। तो वैसे ही चल करके आपको लैब में बनाना होगा, बनाइए।